हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रह्मंत इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का रहेगा और फिजिक्स में हमारी डेरिवेशन की जो सीरीज चल रही थी उसी का ये 17वां डेरिवेशन है। इससे पहले मैं 16 डेरिवेशन इंपोर्टेंट आपको दे चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, कमेंट बॉक्स में लगा दूंगा, पूरा प्ले लिस्ट भी नीचे बना रखी है, वो जाकर देख सकते हो आप। चलो आगे की बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका भूचुंबकत्व के अवयव क्या होते हैं और इनमें आपसी संबंध स्थापित करो। तो भूचुंबकत्व के अवयव क्या हैं और इनमें आपस में संबंध निकालना है हमको, ठीक है। तो भूचुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं भाई। भूचुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं, कौन कौन से? एक होता है दिक्पात का कोण, क्या? दिक्पात का कोण। दूसरा होता है नति अथवा नमन कोण, ठीक है। इसको नति कोण भी बोलते हैं और नमन कोण भी बोलते हैं। और तीसरा होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ठीक है। ये 3 होते हैं भूचुंबकत्व के अवयव, ठीक है। अब ये चीज कहां से पता चलती है? जब हम किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, यानी कि वो सुई घूम सके, तो उसके द्वारा ये सारी चीजें ज्ञात की जाती हैं। खैर छोड़िए, क्योंकि हम आपको फिजिक्स तो पढ़ा नहीं रहे, मतलब कहने का मतलब आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहे, हम केवल इंपोर्टेंट डेरिवेशन करा रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको डिटेल्स में करने लगे तो पूरा 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा और डेरिवेशन भी हो नहीं पाएगा, क्योंकि पेपर आपके 1 महीने बाद है। इसलिए पहले हम आपको तैयारी करा दें, वरना पढ़ने का तो आपको पूरा समय मिलेगा ही मिलेगा। बाकी जो दोबारा से हम पढ़ाएंगे 12th का, तब पढ़ सकते हो, ठीक है। फिलहाल आपका पेपर आ रहा है तो पेपर की तरह कॉन्सेप्ट समझना है आपको। कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा, ऐसा नहीं कुछ चीज छोड़ दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। चलिए, तो आप ऐसा समझिए, पहले हमारे भूचुंबकत्व के कितने अवयव होते हैं? 3। कौन कौन से? दिक्पात का कोण, नति अथवा नमन कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब इन दोनों की परिभाषा होती है, और ये तो अपने आप में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक तो ये है ही है, ठीक है। अब हम पहले दिक्पात का कोण, इसकी परिभाषा जान लेते हैं, आखिर इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए, पृथ्वी जो होती है उसके कुछ यामोत्तर होते हैं, एक भौगोलिक यामोत्तर और एक चुंबकीय यामोत्तर। और भौगोलिक, ये दोनों इस तरीके से रहते हैं, तो भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर इस तरीके से होंगे, तो उनके बीच पृथ्वी के भौगोलिक यामोत्तर और पृथ्वी के चुंबकीय यामोत्तर के बीच जो बनने वाला कोण होगा उसको हम दिक्पात का कोण कहते हैं। परिभाषा: पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर, या पृथ्वी के किसी भी स्थान पर हम बात करें, सीधे सीधे बोल सकते हो पृथ्वी के किसी स्थान पर, ऐसे बोल दीजिए, और इजी कर दी परिभाषा मैंने। पृथ्वी के किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बनने वाले कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। इसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये चीज अब आपसे कोई पूछ ले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एग्जामिनर पूछ सकता है, क्या दिक्पात का कोण पृथ्वी की प्रत्येक सतह पर एक बराबर रहता है? नहीं, पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर इसका मान अलग अलग होता है, यानी कि भिन्न भिन्न स्थान पर इसका मान, अर्थात दिक कोण का मान, दिक्पात के कोण का मान अर्थात अल्फा का मान भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो लॉन्गिट्यूड इस तरीके से देखा जाता है, पॉइंटों में दी जाती है, उसी तरीके से इसका हर जगह का अपने आप में एक अलग मान होता है। उसी तरीके से ये भी भिन्न भिन्न स्थानों पर इसका मान भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। चलिएगा, ये समझ में आ गया आपको? आगे देखिएगा। अगला आपको परिभाषा नति अथवा नमन कोण क्या होता है भाई, उसके लिए ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। जैसे कि पृथ्वी की चुंबकीय सुई है, उसको हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, तो वहां से हमको कुछ चीजों का पता चलेगा कि भैया पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक इधर है। मान लीजिए ये आपका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, जिसको मैंने H से प्रदर्शित किया है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक ये है, ठीक है। और ये वाली जो चुंबकीय सुई, मान लीजिए ये इस तरीके से चुंबकीय सुई है, इस तरीके से मान लीजिए ऐसे,
ये चुंबकीय सुई है, मान के चल रहे, छोड़ो, कुल मिला के बात समझिएगा। ये पृथ्वी का क्षैतिज दिशा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज दिशा या क्षैतिज घटक। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक है, यानी कि ऊर्ध्व दिशा है। अब इन दोनों के बीच ये जो रेखा है, ये आपकी चुंबकीय, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी दिशा है। क्या? पृथ्वी के, भाई तीनों चीज पता चल गई, ये क्या है? इन दोनों के परिणामी। जैसे कि आपने देखा होगा इस तरीके से, ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, तो ये इनका क्या होता था? परिणामी आर वेक्टर होता था। उसी तरीके से ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज दिशा है, ये ऊर्ध्व दिशा है। और ये वाली चीज क्या है? ये वाली चीज है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी दिशा, ये परिणामी है। ठीक है, परिणामी दिशा हो गई। अब इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसको हम बोलेंगे नति कोण। क्या बोलेंगे? नति कोण। तो ये किस किस के बीच बनना है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी दिशा और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज दिशा के बीच बनने वाले कोण को नति अथवा नमन कोण कहते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, परिभाषा आपके सामने है। क्या है परिभाषा? कि किसी स्थान पर पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज दिशा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज दिशा के बीच बनने वाले कोण को नति अथवा नमन कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ओके, इसके लिए याद रखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि ध्रुवों पर इसका मान 90 डिग्री होता है। विषुवत रेखा पर कह दे या भूमध्य रेखा पर कह दे या आपका निरक्ष पर कह दे। ठीक है, निरक्ष, इसका मान 0 डिग्री होता है। भूमध्य रेखा पर इसका मान, नति अथवा नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है और निरक्ष पर, चुंबकीय निरक्ष पर इसका मान 0 डिग्री होता है, पर ध्रुवों पर इसका मान 90 डिग्री होता है। याद रखिएगा, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है प्रैक्टिकल में, या फिर आपके पेपर में भी टिक मार्क में भी आ सकता है। ठीक है, चलिएगा, चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज दिशा, इसकी तो परिभाषा देने की जरूरत ही नहीं है, तीनों आपको समझ में आ गया। भूचुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं, तीनों समझ आ गए। अब इनके बीच में आपसी संबंध ज्ञात करेंगे तो बहुत ही प्यार से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलिएगा, बहुत ही प्यार से हो जाएगा सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेडिंग डाल लेंगे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक डाल सकते हो, या फिर आप डाल सकते हो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक में संबंध। ठीक है, इस तरीके से आपने ये चित्र बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं, ये बना लिया है। ठीक है, ऊर्ध्व घटक, क्षैतिज घटक, ये ठीक है। ओके, तो मैं यहां पे मान लूंगा, माना पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H व ऊर्ध्व घटक V है, तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता B है, तब। ठीक है भाई, पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, ये B क्या है? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है। H क्या है? क्षैतिज घटक, और ये। ठीक है, अब यहां से हम निकाल लेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H बराबर क्या हो जाएगा भाई? जब आपको पता है, और यहां पर लिख सकते हो, और नति कोण थीटा है। तब नति कोण भी हमने बता दिया कि ये थीटा है। तो आप जानते हो क्षैतिज घटक में cos थीटा लगता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये B परिणामी ये है, तो आप जानते हो क्या, जैसे कि आपने इस तरीके से है, ये थीटा है आपका और ये एफ है, तो यहां पे क्या होता था? ये थीटा बन रहा है तो एफ cos थीटा, और ये होता था एफ sin थीटा। यदि यहां पर ये R है
तो ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा, इस तरीके से होता था। उसी तरीके से ये एच है तो हमको एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। ये हेडिंग ये डालना है, इसके नीचे लिखना है चित्र बना के, ठीक है। और ऐसे ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक v, v बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरी बात लिखना, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक v बराबर क्या हो जाएगा, b साइन थीटा। दोनों हमें समझ में आ गई, ठीक है। इसको समीकरण भी मान सकते हैं, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ठीक है। हमको क्या करना है, दोनों में संबंध निकालना है। तो भाई तीनों में, यानी पृथ्वी, ये इन तीनों में संबंध निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके हम इनको जोड़ देंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस इसका वर्ग हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो बी कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। बायोलॉजी वाले तो समझ रहे होंगे, ये बी साइन स्क्वायर थीटा का, साइन एक्स साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसका करेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बी स्क्वायर यहां से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे हुआ देखिएगा, बी स्क्वायर, क्योंकि ये पूरे का स्क्वायर है तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे बी स्क्वायर ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोनों में बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये हमने कॉमन ले लिया। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो जाती है 1 हो जाएगी 1, क्योंकि आप लोग जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 आ जाएगा इंटू बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर आ जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया, बी का मान निकालेंगे तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसी से हमारा क्या निकलेगा, पूरा सवाल निकलेगा, न्यूमेरिकल जो निकलेंगे। यदि आपका ऊर्ध्व घटक दे रखा है और आपका क्या दे रखा है, क्षैतिज घटक दे रखा है, तो वहीं से हम नति अथवा नमन कोण भी निकाल सकते हैं, वहीं से हम परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा और कुछ निकाल लेते हैं, यहीं से इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहां से कभी कभी कोण आपसे पूछने लगे तो कोण हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, यहीं से हम कह देंगे समीकरण, नई लाइन से लिख देंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v अपॉन एच, समीकरण 2 v और ये h, एक का देंगे, ये क्या है b साइन थीटा है, नीचे b कॉस थीटा है, ठीक है। अब आपको दिखाई देगा b से b कट जाएगा तो v अपॉन h बराबर क्या बचेगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो v अपॉन h बराबर ये क्या हो जाएगा टेन थीटा। बायोलॉजी वाले भी समझ रहे होंगे, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहीं से आपका, इसका मतलब आप ऐसे ही बोल सकते हो टेन थीटा बराबर v अपॉन h, एक सूत्र ये बन गया। या यहां से थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स v अपॉन h, तो ये वाले फॉर्मूला भी लगेंगे, ठीक है। ये वाले फॉर्मूला कहां पे लगते हैं, जब न्यूमेरिकल्स निकालते हैं। अभी मैं आपको बता दूंगा, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सीधे इन दोनों फॉर्मूला पर ही बेस्ड आते हैं, ये और ये दोनों, ठीक है। तो यहां से आपके 4 फॉर्मूला लगे, थीटा बराबर ये और एक ये और एक ये। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस में आपको देता हूं, तब आपको समझ में आएंगे कि ये सवाल किस तरीके। 18, 17, 11, 13 और 2 में आया हुआ प्रश्न है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कितना है, 0.3 गुणा 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर, ठीक है। आगे तथा ऊर्ध्वाधर घटक 3√3 गुणा 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यहां पे भी स्क्वायर आएगा, है, ठीक है। तो नति कोण ज्ञात करो, नति कोण ज्ञात करो। देखो कितना सिंपल सा सवाल है, और 2 नंबर का सवाल है ये,
2 नंबर का। और देखो कितना लल्लू सा सवाल है, लल्लू सा लप्पू सा सवाल है। देखिएगा किस तरह क्या दे रखा है इसमें। इसमें 2 चीजें आपको दे रखी है, एक तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक H होता है, यानी कि H आपको दे रखा है 0.3 गुणा 10⁻⁴, ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एक V आपको दे रखा है 3 √3 गुणा 10⁻⁴, ठीक है, ये भी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक, चलिएगा, ये दोनों चीजें आपको दे रखी हैं। सॉरी, इसमें 10⁻⁵, ये -5 है। ये मैं थोड़ा सा यही थोड़ा देख रहा था कहीं पर गड़बड़ तो नहीं कर दी है। ठीक है, चलिएगा, ये दोनों चीज दे रखी हैं आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 चीज आपको दे रखी हैं। पूछा क्या है सवाल में, आपसे पूछा है कि नतिकोण थीटा होता है, तो थीटा आपसे पूछा है। अब देखिएगा थीटा, देखिए थीटा इस वाले सूत्र में भी है, थीटा का डायरेक्ट लगा दो, और थीटा इस वाले सूत्र से भी निकल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको भी निकालना पड़ेगा। तो हम तो डायरेक्टली ये वाला, जब हमको एच और ये दे रखा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, कौन सा, थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स v अपॉन एच, ये है सूत्र। तो tan इनवर्स v का मान कितना है 3√3 गुणा 10⁻⁵, अपॉन ये कितना है 0.3 गुणा 10⁻⁴, ये है, ठीक है। तो tan इनवर्स देखिएगा, अब आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए पहली चीज, तो ये नीचे आप रखिएगा 3√3 गुणा 10⁻⁵ गुणा 10⁻⁴, ऊपर चला जाएगा तो प्लस के 4 हो जाएंगे, ये नीचे 0.3 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा समझ में आ गया, यहां तक हमने केवल 10⁻⁴ ले लिए। ये माइनस के 5 है, 10 की पावर कितना है, 10 की पावर कितना है यहाँ पर 4, तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स, ये आ जाएगा आपका 3√3 गुणा 10⁻⁻1 अपॉन 0.3, इस तरीके से आ जाएगा। आया नहीं आया, ठीक है, समझ में आया, बात नहीं आई, क्योंकि माइनस के 5 थे, 4 निकल गए, माइनस का 1 बचा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये इसका मतलब क्या है, 3√3 का मतलब ये है कि 3 गुणा √3, ये है, समझ में आ रही है, बात नहीं आ रही है, तो इसीलिए मैं इसको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, 3 गुणा ऐसे, ठीक है। अब ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं यहाँ पर tan इनवर्स, इसको कितना पॉइंट हटाऊंगा, एक 0 बढ़ा दूंगा तो ऊपर 30 कह दूंगा, 30 गुणा √3 गुणा 10⁻⁻1, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 3 क्यों हटा, क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ये वाला पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पे 1 0 आपकी बढ़ जाएगी, इस तरीके से 1 0 बढ़ जाएगी, तो ये हो गया। अब ये 3 से ये कट जाएगा, 3 9 30, ये हो जाएगा, तो ये आ गया आपका tan इनवर्स, ये आ जाएगा 10 गुणा √3 गुणा 10⁻⁻1। बायोलॉजी वाले थोड़ा सा समझो, अब ये 10⁻⁻1 है और ये 10 है, तो याद रखिएगा 10 गुणा 10⁻⁻1, तो ये मिलके हो जाएंगे 1। क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जहां पर 10⁻1 है प्लस का, और ये कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। ना समझ में आए कोई बात नहीं, ऊपर वाला 10 जो का तो रहने दीजिए, इस वाले 10 को 1/10⁻1 कर दीजिएगा। क्यों, 10⁻⁻1 है, ये नीचे चला जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 1 हो जाएगा, और इसको लिखो या मत लिखो, तो 10 से 10 कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा x गुणा x की पावर -1 होगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ऐसे ही यदि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 गुणा -1 है तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। उसी तरीके से ये 10 है और यहाँ पर 10, ये गुणा में ही तो दे रखा है, तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा tan इनवर्स, ये केवल √3 बचेगा, और tan में √3 कितने का मान होता है, tan में √3 मान होता है tan 60 का, ये हो जाएगा tan 60 लिख देंगे, इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 आ जाएगा आपका उत्तर, या π/3, क्या आ जाएगा, π/3 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई, बात नहीं आई, तो 60 डिग्री, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर आ गया आपका, थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। तो नति कोण कितना हो जाएगा यहाँ पर, 60 डिग्री। समझ में आई बात। एक और सवाल लेते हैं, तब आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सवाल ये बड़ा कर दिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, कि शानदार सा सवाल लेंगे ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, एक ही बार में क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिएगा, तो इसके और सवाल कहाँ हैं, जो आया हुआ है इंपोर्टेंट सवाल ही कराऊंगा मैं, ठीक है। चलिए,
ये देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अर्धन सूत्र मिटा के चले, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगला प्रश्न आपको दे रखा है कि एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है, उसके क्षैतिज घटक का √3 गुना है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक उसके क्षैतिज घटक का √3 गुना है, √3 गुना है। तो उस स्थान पर नति कोण ज्ञात करो। उस स्थान पर नति कोण ज्ञात करो। बहुत ही शानदार सवाल है, करते हैं इसको सॉल्व। आपको क्या दे रखा है, दिया ऐसे है कि किसी स्थान का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो क्षैतिज घटक का √3 गुना है। तो हम मान ले रहे हैं, माना क्षैतिज घटक H बराबर मैंने x मान लिया, भाई x मान लिया, तो ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो जाएगा, ऊर्ध्व घटक यानी ऊर्ध्व घटक v, तो 3x हो जाएगा, सॉरी √3x, √3 इंटू x, ये हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसने बोला है कि पृथ्वी का जो ऊर्ध्व घटक है वो क्षैतिज घटक का √3 गुना है। ये ऊर्ध्व घटक ये इस क्षैतिज घटक का √3 गुना है। इसको x मान लूंगा तो इसमें जब 2 गुना करा तो 2 की गुणा, ऐसे √3 गुना है, ये आ जाएगा। बस थीटा आपसे पूछा है, बात खत्म। तो वही आपने क्या, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर tan इनवर्स v/h। तो tan इनवर्स v का मान कितना है, √3x, और नीचे कितना है, x है, h का मान, x से x कट गया तो tan इनवर्स ये कितना आ जाएगा, √3। बात वही आ गई, tan इनवर्स √3 कितने का मान होता है, tan π/3 यानी tan 60 का। इससे ये कट गया तो थीटा बराबर कितना आ गया, π/3 यानी कि 60 डिग्री आ गया। समझ में आई बात, नहीं आई? इस तरीके से आप सवालों को कर लोगे सॉल्व, ठीक है। चलिएगा, बहुत ही शानदार सवाल है, इसी तरीके से सवाल आते हैं, बहुत ही प्यार से सवाल हो जाते हैं सॉल्व, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।